प्रतिबिंब का निर्माण के मुख्य जो बिंदु थे वो हमने पढ़े थे। इस लेक्चर में हम प्रतिबिंब सबसे पहले पढ़ते हैं। प्रतिबिंब के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। समतल दर्पण में हम प्रतिबिंब अपना डेली देखते हैं और जो हमारी बाइक है उसका जो साइड ग्लास होता है उसमें भी हम जो वाहन पीछे से हमारी तरफ आ रहे होते हैं उसका प्रतिबिंब हम देखते हैं। तो प्रतिबिंब वास्तव में दर्पण के सामने से जो किरणें दर्पण पर गिरती हैं वो या तो परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात हमारी आंख पर पड़ती हैं, जिससे हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है। उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो किरणें होती हैं वो वास्तव में मिलती हैं, यानी कि जब प्रतिबिंब परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणों के वास्तविक रूप से मिलने पर बनता है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे हम किसी भी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यह सदैव उल्टा बनता है और दर्पण के आगे बनता है। और जब हम किसी प्रतिबिंब को दर्पण के अंदर देखते हैं, दर्पण के पीछे देखते हैं, तो वो आभासी होता है। यानी कि जब हम प्रतिबिंब परावर्तित और अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर देखते हैं, यानी कि जैसे ये कोई दर्पण है और ये समतल दर्पण है अपना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से दो किरणें जा रही हैं, ये दोनों किरणें दर्पण पर गिरती हैं। दर्पण पर गिरने के बाद इनका परावर्तन हो जाता है। तो जब हम इन परावर्तित किरणों को पीछे की ओर मिलाएंगे तो यहां पर हमें, यानी कि दर्पण से जितनी दूरी ये है उतनी ही दर्पण से आई दूरी पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, केवल हम इसे दर्पण में देख सकते हैं और ये सीधा बनता है और ये दर्पण के पीछे बनता है। इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अब हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण एक कांच का एक हम खोखला गोला ले लें और उसका कोई भी एक भाग काट लें अपन, और काट के उसके एक भाग को पॉलिश कर दें अपन। एक तरफ से पॉलिश कर दें, एक तरफ से रहने दें। तो इस तरह का जो, यानी कि जो मटेरियल है वो दर्पण होगा। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो अवतल दर्पण होता है जिसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है जिसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे कि इसका जो बीच वाला हिस्सा होता है वो गहरा होता है जब हम छुएंगे, और जो साइड के हिस्से होते हैं किनारे वो उभरे हुए होते हैं। उत्तल दर्पण बिल्कुल इसके विपरीत है। बीच वाला जो हिस्सा होता है वो उभरा हुआ होता है और साइड के जो किनारे होते हैं वो अंदर की ओर धंसे हुए होते हैं। ये इसका पॉलिश हो रही है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये पॉलिश हो रही है, ये भी परावर्तक पृष्ठ है। अब हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। ध्रुव, यानी कि जो ये दर्पण है उसका बीचों बीच का जो बिंदु है इसको हम ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं इसको अपन। वक्रता केंद्र, यानी कि दर्पण को जिस खोखले गोले से बनाया गया है उस गोले का जो केंद्र होता है उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या, यानी कि गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले से बनाया गया है उस गोले की जो त्रिज्या होगी वो आपकी वक्रता त्रिज्या होगी। इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे सी से ओ तक की जो दूरी होगी उसे हम कैपिटल आर कहेंगे। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का द्वारक, दर्पण का जो आकार है, यानी कि दर्पण के जो किनारे हैं उन्हें जो मिलाने वाली जो सीधी सरल रेखा है वो दर्पण का द्वारक कहलाती है। इसे एपरेचर कहते हैं। अब हम फोकस बिंदु और फोकस दूरी के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आती हैं वो दर्पण से टकराने के पश्चात या तो वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई हमें प्रतीत होती हैं वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। यह अवतल दर्पण के लिए वास्तविक फोकस है और उत्तल दर्पण के लिए आभासी फोकस है। यहां पर कोई भी किरण आई तो इसका यह इस बिंदु पर परावर्तन हुआ और परावर्तन होने के पश्चात वो फोकस पर से गुजरेगी।
तो जितनी सारी किरणें फोकस से गुजरेंगी तो वे फोकस पर मिलती हैं, तो इस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। और ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। यहां पर सभी किरणें मिल रही हैं, इसलिए इसे हम अभिसारी कहते हैं। और यहां पर सभी किरणें फैल रही हैं, ये वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, फैल गई, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, फैल गई, तो इसे हम अपसारित कहते हैं या अपसारी दर्पण कहते हैं। अब हम वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध पढ़ते हैं। O से लेकर F तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और O से लेकर C तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर माना कि एक आरपी किरण गोलीय दर्पण अवतल दर्पण पर बिंदु P पर आपतित होती है। आपतन के पश्चात जब परावर्तन होगा तो परावर्तित किरण PQ फोकस बिंदु F से गुजरती है। ये अभिलंब है, यानी कि जब कोई भी किरण जो वक्रता केंद्र से जाती है तो उसका पाथ नहीं बदलता है, उसी पाथ से वह रिटर्न होकर आती है। तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य के कोण को हम I कहते हैं, आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य के कोण को हम R कहते हैं, परावर्तन कोण। देखिए, परावर्तन के नियम से कोण I का मान कोण R के बराबर होगा, तो जो RPC होगा वो हमारा CPF हो जाएगा, या फिर उसे हम QPC भी कह सकते हैं। ये देखो दोनों कोण हो गए। यहां पर ये वाली जो किरण है RP, वो किरण CO के या CF के क्या है, समांतर है, और ये बीच वाली किरण अभिलंब है। ऐसा आपको पहले भी पता होगा कि जो जेड आकृति में कोण बनते हैं उन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं। तो ये जो RPC कोण होगा I, वो PCF के इक्वल होगा, यानी कि इस वाले कोण के ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा, लेकिन I R के बराबर है, तो इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण तीनों बराबर होंगे, यानी कि RPC, दूसरा कोण कौन सा, CPF, और तीसरा कोण कौन सा, PCF। ये तीनों आपस में बराबर होंगे, या CPF कह लो, ठीक है। अब हम इस त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज में इस कोण के सामने वाली भुजा, जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, कोण PCF के सामने वाली भुजा होगी PF, और कोण CPF के सामने वाली भुजा होगी CF। ये आपस में दोनों बराबर होंगी, PF का मान FC के बराबर होगा। अब यदि हम दर्पण को बहुत छोटा मान लें, द्वारक को, और बिंदु P को बिंदु O पर ही संपादित मान लें, यानी कि ये यहां पर ओवरलैप कर रहा है, तो F से लेकर P तक की दूरी F से लेकर O तक की दूरी के बराबर होगी। हम ऐसे कह सकते हैं कि F से लेकर P तक की दूरी, यानी कि PF का जो मान होगा वो OF के बराबर होगा, यानी कि ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर होगी। अब ये वाली दूरी जब इस वाली दूरी के बराबर है, यानी कि CF का मान अगर FP के बराबर है और FP हमारी FO के बराबर है, तो ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर होगी। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा O से लेकर C तक की जो दूरी होगी वो 2FO होगी, या 2FC कह लो, बात एक ही है। तो OF का जो वैल्यू होगा वो आधा होगा किसका, OC का। तो OC क्या होगा, 2OF होगा, एक ही बात है। तो R का वैल्यू जो होगा वो 2F के इक्वल होगा, यानी कि R जो होगा हमारा वो 2F के इक्वल होगा। ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या R जो होगा हमारा वो F के बराबर होगा, यानी कि R इज इक्वल टू 2F। इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, R इज इक्वल टू 2F, ठीक है। आगे चलती हम कह सकते हैं कि वक्रता जो त्रिज्या होगी वो फोकस दूरी के, यानी कि जस्ट डबल के इक्वल होगी, या फिर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। अब हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के 4 नियम है हमारे पास, जिससे हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। पहला नियम, अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी या फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम जस्ट इसका उल्टा है,
अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह परावर्तन के पश्चात, यानी कि या तो ये कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर रही थी। जस्ट ये उल्टा, अगर कोई किरण फोकस से गुजरती है तो वह परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देख लीजिए आप, ये किरण आई, फोकस से गुजरी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यहां पर क्या होगा कि कोई किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आई वो फोकस से गुजरी। तीसरा नियम, इसे कहते हैं अभिलंब किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण के पाथ में कोई विचलन नहीं होता। किरण जिस पथ से आती है उसी पथ से वापस लौट जाती है या लौटती हुई प्रतीत होती है। देखिए, ये अवतल दर्पण के लिए, ये उत्तल दर्पण के लिए। यह है तिर्यक किरण, यानी कि पोल पर, बिंदु O पर, O यानी कि ध्रुव पर आपतित किरण और परावर्तित किरण समान कोण बनाती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण समान कोण बनाती है। तो याद रहे कि दर्पण में जो घटना होती है वो परावर्तन की घटना होती है। लेंसों में हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर हमने ये परावर्तित किरण का डिस्कस किया। चारों नियम आपके सामने हैं। अब हम अगले वीडियो में अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे।